हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 7 के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 में आज हम पौधों के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, कैसी होती हैं, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, इनके फूल कैसे होते हैं, इनके तने कैसे होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाहर निकलते ही आपको चारों तरफ पौधों को परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये कुछ पौधे छोटे हैं आपसे, या कुछ बड़े हैं, या कुछ आपके बराबर हैं। ठीक है, इनमें किन प्रकार के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, क्या इनकी पत्तियां हरी है या किसी और कलर की है, या इनके फूल बड़े हैं, लाल हैं, पीले हैं, यानी इनको हर चीज़ से देखिए। ठीक है, तो ये आपके क्या मिलेंगे, आपको इस तरह के पौधे आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो घर के आसपास मिल सकते हैं, विद्यालय में मिल सकते हैं, रास्ते में मिल सकते हैं, बाग बगीचे, विद्यालय प्रांगण में कहीं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। तो 7.1 में है शाक, झाड़ियाँ एवं वृक्ष। ठीक है, तो शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में आप शाखों का ध्यानपूर्वक देखिए। जो कुछ है आपसे लंबे हैं, कुछ है जो आपकी लंबाई के बराबर होते हैं, और कुछ आपसे लंबे भी होते हैं। ठीक है, तो तने को संपर्क के स्पर्श कीजिए और पता कीजिए कि वो कोमल है या कठोर है, या फिर वो मुड़ सकते हैं या मुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके और मोटाई को भी मापने की कोशिश कीजिए कि इसकी मोटाई कितनी है। तो देखिए इसमें है पौधों को स्वर्ण यानी कि तालिका में जो दिया है, तो टमाटर के बारे में बताया कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो आप देखिएगा कि जो टमाटर की जो ऊंचाई होती है बहुत ही छोटी होती है, करीब आधा या 1 फीट की ऊंचाई होती है इसकी। ठीक है, इसका रंग का पत्तों या तना का जो रंग होता है हरा कलर का ही होता है, कोमल भी होता है, मोटा नहीं होता है, कठोर भी नहीं होता, ये लचीला होता है, इसे जैसे चाहे वैसे आप मोड़ सकते हैं। तनों आधार से होता है या नहीं होता ये आप देख कर बताएं। तने ऊपर से होते हैं या नीचे से होते हैं ये भी आप देख कर बताएं। ठीक है, या शाखाओं पौधों का स्वरण, यानी हाँ शाख है या वृक्ष है या झाड़ी है, तो सीधी सी बात है टमाटर एक शाख का पौधा होता है। ठीक है, यानी एक घास में आता है। ठीक है, आम है, आम बहुत ऊंचे होते हैं। देखते होंगे कि अगर आपको आम चाहिए एक पेड़ से तोड़ने के लिए तो आपको बहुत मुश्किल होती है उसे तोड़ने के लिए, तो आपको ऊंचाई पर चढ़ना होता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आम के जो पौधे या पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। इनकी पत्तियां या तने हरे नहीं होते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर्स के होते हैं, लेकिन पत्तियां इनकी हरी होती है। कोमल बिल्कुल नहीं, इनके तने कोमल नहीं होते हैं। मोटा होता है, बिल्कुल हाँ, ये मोटा होता है। कठोर होते हैं। ठीक है, इनकी जो शाखाएं जो निकलती हैं वो ऊपर तने के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है, ये तने के ऊपर से निकलते हैं, और ये पौधे का स्वरण यानी कि ये वृक्ष में आते हैं, यानी कि जो उसका साइज हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो वो वृक्ष के कैटेगरी में आते हैं। नींबू के बारे में ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होता है, यानी कभी कभी होता है या हमसे यानी मनुष्य से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, कभी कभी ये बराबर भी होते हैं या कभी कभी छोटे भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग ऊंचाई या मोटाई जो भी होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि तना क्या होता है उनका, हरा होता है, ठीक है, या नहीं होता है। ये सब आप खुद अपना परीक्षण कीजिए तो पता कीजिए, इसमें चल जाएगा आपको कि क्या है। ठीक है, कठोर होते हैं, बिल्कुल हाँ, जो नींबू के जो पौधे के जो तने होते हैं कठोर होते हैं। तने आधार से जुड़े, ये नहीं है ये बेस से भी निकलते हैं। ठीक है, जहाँ से ये जो तना जहाँ से ब्रांच खुलता है वहीं से इनका अलग शाखाएँ भी निकलती हैं। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं पौधे के, तो ये झाड़ी में आते हैं। इसी तरह और भी सारे पौधों का नाम यहाँ तालिका में लिखे, और उनकी ऊंचाई, तना कहाँ से निकलता है, हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, या शाखाएँ कहाँ से निकलती है, तने के आधार से निकलती है या तने के ऊपर से निकलती है, और ये किस ब्रांच के पौधे हैं, यानी कि ये झाड़ी में आते हैं या वृक्ष में आते हैं या फिर शाख में आते हैं, ये सब आप लिखें इसमें। ठीक है, हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार अथवा या कुछ ऊंचाई के बाद निकलते। तो हमने आपको बताया कि कुछ पौधे होते हैं जो तने के आधार से ही निकलते हैं शाखाएं, और कुछ शाखाएं होते हैं जो तने के ऊपर से निकलते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें बताया आपको आम का, नींबू का और टमाटर का। जो टमाटर का जो है, ठीक है, टमाटर का होता है जो क्या होता है कि वो भी तने को थोड़े से ऊपर से निकलते हैं। ठीक है, आप देखिए 7.1 में वर्गीकृत किए गया है, इसे तो हमने देख ही लिया। ठीक है, इसमें एक सुझाव दिया गया है, इस सुझाव के बारे में आप जरूर पढ़ें। सुझाव में है पौधों को कम से कम क्षति पहुंचाने के लिए 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य करते हैं। ठीक है, तने
जो कोमल तने हो वाले पौधे होते हैं उनका अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में के बीच में एक गमलों में अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। ठीक है, क्या आपने किसानों को इस खरपतवारों को खेतों से उजाड़ते हुए देखा है? ठीक है, तो पहले वो देखिए कि खरपतवार होते क्या क्या होते हैं कि जब किसी भी चीज़ की हम खेती करते हैं तो जो अनचाहे पौधे हमारे खेतों में उगाते हैं यानी घास उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो पौधे होते हैं और या मिट्टी में जो पोषक तत्व है उन्हें एब्जॉर्ब करके और पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। इसीलिए जो हमारे किसान होते हैं जब खेती करते हैं तो जो खरपतवार खेतों में उगते हैं उन्हें निकाई के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधे 3 वर्गों में बांटे। कौन कौन सा? शाख में बांटे, झाड़ी में बांटे और वृक्ष में बांटे। ठीक है, इस तरह आगे चलते हैं। देखिए यही चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं। 7.2 देखते हैं, क्रियाकलाप 2 में आवश्यक सामग्री लीजिए। क्या क्या लेने के लिए बोल रहा है? एक गिलास लीजिए, जल लीजिए, लाल स्याही लीजिए, शाकीय पौधा यानी जो शाक में आता है, जो घास के रूप में जो पौधे आते हैं वो लीजिए, और एक ब्लेड लीजिए। गिलास की 1/3 में जल भरें, जल को लाल स्याही के रंग में डाल दीजिए। ठीक है, ये पूरा जो देखिए लाल है इसको रंग में डाल दीजिए। शाक के तने के आधार को काट कर गिलास में रखिए, जैसे कि 7.1 में दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो क्या पाइएगा आप? ठीक है, तो क्या पाइएगा कि इसमें जो कुछ लाल रंग जो नज़र आ रहे हैं वो धीरे धीरे पौधे की पत्तियाँ उसी कलर की हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो रंग होते हैं पानी के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं, जिनसे इनकी पत्तियाँ हरी से लाल की ओर हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैले जाते हैं, ये विसर्पी लता कहलाते हैं। ठीक है, ये विसर्पी माने कि सांप की तरह इधर उधर टेढ़े मेढ़े होते हैं, जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ये ऐसे पौधों को आरोही, जैसे कि आप देख लीजिए सेम का, ठीक है, बोड़ा जो आप बोलते हैं, या फिर किसी तरह का जो लती नुमा होते हैं, खीरा ककड़ी जो भी है, उनकी पत्ती आरोही क्रम में होती है। आरोही में ये किसी भी सहारे में पर चढ़ जाए, यानी करेले का पौधा है। ठीक है, इस तरह के पौधे आरोही में आते हैं। ये साग झाड़ी एवं पेड़ों से भिन्न होते हैं। स्वतः आप अपने विद्यालय के आसपास इस पौधों को देखभाल करते होंगे, या फिर आप घर में आपके पौधे होंगे तो इसके बारे में परीक्षण कीजिए, और दो दो जो यहाँ लिखा हुआ है कि 2-2 पौधों का नाम लिखकर अपने सारणी में इसे डालिए। ठीक है, तो पहले हमने बताया कि जो लाल रंग का जो हम परीक्षण करने जा रहे थे, ये कलर वाला, तो क्या करते, जब ये शाखा को आप काटते हैं तो ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे इनकी पत्तियाँ लाल होने लगती हैं। ठीक है, तो इसी तरह की, लेकिन ये किस तरह होता है? तो देखिए इसमें 2 तरफ का है। एक है तने में जल का ऊपर चढ़ना। ठीक है, ए में दिखाया गया है, इसके थ्रू आपका तने के थ्रू ऊपर ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच से पत्तियों में जाती हैं। बी है खुले तने के खुले सिरे को विवर्धित दृश्य, यानी का जो एक माइक्रोस्कोपिक ढांचा इसमें दिखाया गया है। ये आंखों के से साफ साफ नहीं लगता, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि लाल स्याही भारतीय रंग में विलयन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुँच जाते हैं तथा खनिज तने की पत्तियाँ नालिका द्वारा पत्तियों में पौधों के अन्य भागों में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें प्रोसेस हुआ? इसमें आप पौधे को काट, गिलास में पानी रेड कलर का रंग डालें, पौधे को तने को ब्लेड से काट दिए, और जब ये तने पानी को अब्जॉर्ब करती हैं तो तने के थ्रू ये पानी ऊपर चढ़ा, यहाँ से शाखाओं में गया, शाखाओं में जो नलिकाएं होती है उनके थ्रू गए, जाने के बाद ये पूरे के पूरे पत्तियों में फैल गया, जिससे इनका पत्तियों का रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्रियाकलाप 1 में आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें पत्ती के चपटे हरे रंग को फलक कहते हैं। ठीक है, ये पत्ती के जो चपटे रंग होते हैं इसको फलक कहते हैं। क्या आपके पास आसपास पौधों में पत्तियों में इन भागों को पहचान कर सकते हैं? तो पहचान कीजिए। क्या सभी पत्तियों को पर्णवृत्त होते हैं? इसकी भी पहचान कीजिए। पत्ती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम क्या करते हैं, इसका छाप लेते हैं। तो क्रियाकलाप 3 देखते हैं। क्रियाकलाप 3 में कहता है एक पत्ती को सफ़ेद कागज़ के ऊपर कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। तो चलिए इसको रखते हैं।
रखने के बाद क्या करना है, इसको तरीके से एक ही स्थान पर दबा कर इसे पकड़ कर रखें और अपने पेंसिल को तिरछे पकड़िए और नोक को कागज़ के भाग पे जिससे कि नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। रगड़ने से क्या होगा, तो क्या आपको कुछ रेखाएं के साथ साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखीय संरचनाओं को सिरा कहते हैं। ठीक है, आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सी सिरा दिखाई देती है, उसको मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको मध्य सिरा बोलते हैं, इसको पूरी भाग को फलक कहते हैं। ये जो पीछे जो निकला हुआ है, ये जो सपोर्ट जो तने से जुड़े होते हैं, इसे पर्णवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों को सिरा के द्वारा डिजाइन इस सिरा विन्यास कहते हैं। यदि डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी करती है, उसे जालिका कहते हैं। देखिए ये हो गया मध्य सिरा। ठीक है, इसके नीचे जो छोटे जो नलिकाएं बने हुए इसे जालिका कहते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कि घास की पत्तियों के यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, ऐसे सिराए विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं, जो कि 7.10 में देखिए यहाँ पर है, ये सीधे जाते हैं, इसको सिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक है, समानांतर यानी एकदम मध्य जो मिडिल जो होते हैं, जो ब्रांच होता है उसके एकदम सीधे ऊपर की ओर जाते हैं। ये सब आपको क्रियाकलाप 4 में चलते हैं। आवश्यक सामग्री लीजिए, साक लीजिए, ठीक है, यानी पौधे लीजिए, प्लास्टिक के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा लीजिए। ठीक है, क्रियाकलाप में दिन के समय होना चाहिए, धूप खिली होनी चाहिए। क्रियाकलाप करने के लिए भांति भांति संचित धूप में पौधों को ले जाना होगा आपको। ठीक है, किसी पौधे की पत्तियों को एक शाखा को चित्रानुसार, ये जो चित्र दिया हुआ उसके अनुसार ये प्लास्टिक से आप कवर करके धागा की सहायता से आप इसे बांध दीजिए। बांधने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है, उसको फिर ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है उसके साथ। धीरे धीरे उस थैले के अंदर जल की कुछ बूंदें आपको दिखाई पड़ेगी। तो आपको दिमाग में ये आता होगा कि ये बूंदें आती कहाँ से हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको ये बूंदें कहाँ से आती हैं। ये जल के कुछ बूंदें जो पत्तियों को जल वाष्प के रूप से निकलती है, यानी कि जो पत्तियों में जो गर्मियों के दिनों में जो जल वाष्प निकलते हैं पत्तियों के थ्रू, ठीक है, तो वही बूंदें प्लास्टिक के सरफेस पे जम जाते हैं, जिस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोरेशन कहते हैं। इस प्रकार के प्रक्रम में पौधे को बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े हायर प्लांट होते हैं, ऊंचे वृक्ष होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिनसे इनसे बहुत बड़ी मात्रा में पानी निकलती है। क्रियाकलाप 5 में देखते हैं। आवश्यक सामग्री लीजिए, पत्ती लीजिए, स्प्रेट लीजिए, ठीक है, बीकर लीजिए और प्रखनाली, बर्नल, जल प्लेट और आयोडीन का विलयन लीजिए। प्रखनाली में क्या कीजिए, एक पत्ते को रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रेट डालिए, ठीक है, जिससे कि पूर्णतः डूब जाए। जब तक क्या कीजिए उसमें कि प्रखनाली के जल को आधे भाग में बीकर में रखिए। ठीक है, प्रखनाली में आधा जल भरकर उसे बीकर में रख दीजिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर ना निकल जाता हो। ठीक है, आप पत्तियों को प्रखनाली को सावधानीपूर्वक बाहर निकालिए और भली भांति धोइए और उसे एक प्लेट में रख के आयोडीन का विलयन के कुछ बूंदे डालिए। तो क्या पाते हैं आप, देखिए यहाँ सब दिया हुआ है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो टिप्पणी यहाँ दिया हुआ, पहले उसे पढ़ लें। क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अध्यापक के कक्षा में का प्रयोग करने पर दिखाना चाहिए। ठीक है, प्रयोग को स्वयं करके दिखाना चाहिए, यानी कि ये चीज़ें थोड़ी खतरनाक होती हैं, इसलिए इसमें बताया गया है कि आप खुद ना करके अपने जो प्रधानाध्यापक हों या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनके थ्रू करके दिखाने को बोलिए। तो आप क्या देखते हैं, अपने परीक्षण के तुलना में अध्याय 2 के खाद्य पदार्थों को विभिन्न पोषक उपस्थिति परीक्षण के समय किए गए परीक्षण को याद कीजिए। ठीक है, क्या इसका अर्थ है कि पत्थरी में मड है। ठीक है, क्या अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू को भी मड उपस्थित होते हैं। आलू में यह मड पौधों के अन्य भागों में एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश संश्लेषण हरे रंग एवं पदार्थ में उपस्थित किरण में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है।
इस प्रकरण में प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं। ठीक है, जब पत्तियाँ जो होती है जब भोजन बनाती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। तो आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो हवा के रूप में, मतलब जो गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। इस प्रकरण में ऑक्सीजन निष्कर्षित होता है जो मनुष्यों द्वारा लिया जाता है और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि इससे आपको पता चलेगा कि मनुष्य और पौधे को धरती पे होना बहुत ज़रूरी है। वो एक दूसरे के बिना रहना असंभव हो जाता है, क्योंकि पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर कर ऑक्सीजन में करते हैं और मनुष्य ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करते हैं। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि पत्तियों में मड का संश्लेषण किया है तथा पौधों को किस भाग तक यहाँ से नहीं पहुँचता। ठीक है, इसे जानने के लिए एक उपयुक्त क्रियाकलाप करेंगे और उसे फिर दोहराएंगे। तो चलिए इसे करते हैं। पौधे युक्त एक गमले अथवा 2 दिन तक कमरे में रखिए। इस पौधे में एक पत्तियों को अधिकांश भाग दोनों ओर काले कागज़ से ढक दीजिए। आप यह पौधे को पूरे दिन तक सूरज के प्रकाश में रखिए। आप आंशिक रूप से काले कागज़ की ढकी हुई पत्ती को मोड़कर या तोड़कर उसे मड में परीक्षण कीजिए। तो क्या देखते हैं, क्या इस प्रयोग में आपको समझने की सहायता मिलेगी पत्तियों का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मड उपस्थित है, परंतु काले रंग के ढके भाग में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, पत्ती सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में ही मड को संश्लेषित करती है, यानी कि जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही संश्लेषित होते हैं। अब तक हमने जो भी क्रियाकलाप किया उससे हमने देखा कि पत्ती में जल पहुंचता है, पत्ती जल का उपयोग करती है भोजन बनाने में। ठीक है, पत्ती में जल का कुछ मात्रा ह्रास क्या होता है, किसके थ्रू होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तने और पत्तियों में जल कैसे प्राप्त होता है और यह कि कार्य देखिए। अब देखिए, अब पता करते हैं कि जड़ कैसे कार्य करते हैं। तो जड़ देखिए 7.13 में देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहेली और बूझो में से कुछ पौधे, चलिए 7.4 में जड़ के बारे में जानते हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। ठीक है, आइए हम 3 प्रकार के प्रयोग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 6 में देखते हैं। आवश्यक सामग्री लीजिए, 2 गमले लीजिए, कुछ मिट्टी लीजिए, खुरपी लीजिए या ब्लेड एक ले लीजिए अथवा या कैंची एवं जल लीजिए। ठीक है, इसे क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों को समूह, यानी कि आपको अकेले नहीं 4-5 समूह विद्यार्थियों का समूह बनाकर ये काम कीजिए। बागीचों में खरपतवार को एक दूसरे से सावधानीपूर्वक पौधों को उखाड़िए, जो खरपतवार है उसे हटा दीजिए। फिर क्या करना है, खरपतवार को एक पौधे के गमले में मिट्टी में डालकर लगा दीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, दूसरे पौधों में जड़ों में को काट दीजिए। आप इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। फिर है इसमें नियमित रूप पे जल डालिए। क्या होता है, एक देखिए इस तरह से आपको करना है, एक जड़ लगा हुआ है, एक जड़ कटा हुआ है। ठीक है, दोनों तरह से करना है। तो 1 सप्ताह के पश्चात इसे प्रश्न कीजिए, क्या दोनों में पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप जल डाल दिया गया था। ठीक है, परंतु एक में जड़ नहीं थी। इस क्रियाकलाप में जड़ का महत्वपूर्ण कार्य विषय के रूप में आप जान सकते हैं। जड़ का अन्य कार्य जानने के लिए आइए देखते कुछ क्रियाकलाप आप करते हैं। क्रियाकलाप 7 में देखते हैं। आवश्यक सामग्री पहले ले लीजिए, जैसे मक्का का पौधा ले लीजिए, मक्का का बीज ले लीजिए, चने का बीज ले लीजिए, सुई, कटोरी और जल लीजिए। ठीक है, 2 कटोरियाँ लीजिए, दोनों में क्या कीजिए, दोनों को इनमें भींगी हुई रुई रखिए। एक कटोरे में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का रख दीजिए। जल डालकर रुई को हमेशा नरम रखने के लिए इन बीजों को अंकुरित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अगर ये नहीं रहेंगे तो ये अंकुरित नहीं हो पाएंगे। जब 1 सप्ताह के बाद इसे खींचकर रुई के बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद भी सरलता से रुई के बाहर खींचा जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप 6 में देखिए, हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। ठीक है, उन्हें मिट्टी से खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर जमा लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इन्हें मिट्टी में पौधे को
स्थिरीकरण कहा करता है, यानी कि जब मेन जड़ का जो मेन कार्य होता है पौधे को एक जगह स्थिर रखने का और एक जगह संभाल कर सीधा रखने में सहायता करती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के विविधता पाए जाते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो क्रियाकलाप पाठ में देखते हैं। तो ए बी और ध्यानपूर्वक प्रश्न कीजिए। आप चने के पौधे के जड़ों को देखिए। ठीक है, उसमें है कि ए में देखिए कि समान दिखती है या नहीं दिखती है। बी में भी देखिए कि इसमें किस तरह से दिखती है। मक्के के पौधे को जड़ें कैसी हैं। जड़ों को आकृति को चित्र के से मिलान कीजिए और खाली स्थान में मक्का अथवा चना को लिखिए। चने व मक्कों को जड़ों में क्या समानता है, वह किस रूप से एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे प्रतीत होता है कि दोनों जड़ें के प्रकार दो प्रकार के जड़ें होते हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं? चलिए आगे जानते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये चना के जड़ है, ठीक है, और ये मक्के का जड़ है। देखिए दोनों अलग अलग इसका भाग से निकल रहे हैं, ये एक ही जगह से निकल रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, क्रियाकलाप 9 में देखते हैं। खुले मैदान में जाइए, ठीक है, और बहुत से खरपतवार उग रहे हैं, तो खरपतवारों को मिट्टी में खोदकर निकालिए और क्या कीजिए, जड़ों को मिट्टी को धोकर अलग करके निरीक्षण कीजिए। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि खरपतवार जड़ों को ए में किस तरह से दिख रहा है और बीच में किस तरह से दिख रहा है। एक की तरह से जो देख रहे हैं वो मुख्य जड़ मूसल जड़ कहलाते हैं तथा छोटी जड़ों को प्रासव जड़ कहते हैं। ठीक है, इन पौधों को जड़ों में बीज से समान है या नहीं है ये भी देखिए आप। इसमें बहुत सारे मुख्य जड़ नहीं होते हैं, ये सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें झकड़ा जड़ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ झकड़ा जड़ है, यानी एक ही जैसे बहुत सारे ब्रांच निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर झकड़ा या रेशेदार जड़ होते हैं, या अथवा इसे रेशेदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं तथा तना जल एवं खनिज पत्तियों अथवा पौधे को अन्य भागों में पहुंचाते हैं। पत्तियों भोजन में संश्लेषित करती है तथा भोजन तने तक पौधे विभिन्न भागों में संग्रहित करती है। इस प्रकार के कुछ जड़ जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलगम, टेपियोका, इस तरह के जो जड़ें होते हैं ये भोजन को संरक्षित करती है। खासकर आप देखते होंगे जो आप गाजर, मूली, ठीक है, ये सब जो शकरकंद या सलगम खाते हैं वो एक प्रकार के जड़ हैं। ठीक है, लेकिन ये देखते होंगे कि ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं, फूले होते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये भोजन को संचित कर लेते हैं जिनसे इनका आकार में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 7.5 पुष्प देखते हैं। गुलाब के 3 आरेखीय चित्र हैं। ठीक है, ये अलग अलग हैं, इसको आप देखिए क्या करते हैं। 7 पॉइंट में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का उपयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपके पास घास, गेहूँ, मक्का अथवा आम, अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वो चटकीले हैं? या कुछ पुष्प का अध्ययन कीजिए और इसे क्रियाकलाप के द्वारा दोहराइए। तो इसमें आवश्यक सामग्री देखिए क्रियाकलाप 10 में। एक पुष्प की कलिका लीजिए, ठीक है, उसमें निम्न से पौधे को 2 पुष्प, किसी पौधे का 2 अलग अलग पुष्प लीजिए। धतूरा ले सकते हैं, अड़हुल लिख सकते हैं, गुलाब ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, बैगन का ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, गुलमोहर ले सकते हैं। साथ में एक ब्लेड भी लें, स्लाइड भी लें और एक कागज़ भी लें और एक आवर्तक लेंस और जल लें। ठीक है, ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ये जो आप पत्तियों के ऊपर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये पंखुड़ियाँ हैं और बीच में जो है इसको जो कहते हैं, ये जो साइड से जो निकला हुआ है इसको कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लग रहा है, ये ब्राह्मदल है। ब्राह्मदल शुरू में कलियों को सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, और ये पंखुड़ियाँ हैं जो रंग बिरंगे, जिनसे एक तरह की अजीब, बहुत खूबसूरत या बहुत लुभावना इसमें से महक निकलता है जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये खिले हुए पुष्प प्रमुख भाग कौन सा है? तो यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, ये प्रमुख भाग हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। तो आपने विचार से यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? तो ये पंखुड़ियाँ बंद कहाँ रहती है? तो ये ब्राह्मदल से बंद होती है। ठीक है, कलियों का प्रमुख भाग कौन सा है?
क्या आपने ध्यान से देखा हो कि छोटे पतियों के भांति, ठीक है, ये दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्राह्मदल कहते हैं। ब्राह्मदल क्या करते हैं? पुष्प के ब्राह्मदल की पंखुड़ियों को भारी भांति अवलोकन कीजिए और इसे इसका उत्तर दीजिए। इसमें कितने ब्राह्मदल हैं, ठीक है, वो आपने लिखिए। क्या ये आपस में जुड़े थे या स्वतंत्र थे, ये आप देखकर लिखिए। ब्राह्मदल की पंखुड़ियाँ में किस प्रकार के रंग, हरे थे या फिर ब्राउन थे या कैसे थे, ये आप लिखिए। अपने फूलों की पंखुड़ियों में कितनी संख्याएँ थी, ये भी आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखना है आपको। अगर गुलाब है तो उनकी कितनी पंखुड़ियाँ थी, कि कैसा रंग था, ब्राह्मदल कितने थे, पंखुड़ियों का रंग में कितने स्वतंत्र थे या जुड़े थे। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा यहाँ अवलोकन आप करके यहाँ पर लिखना होगा। क्या वह एक दूसरे से जुड़ी थी या अथवा स्वतंत्र थी? क्या जुड़े हुए ब्राह्मदल पुष्प के पंखुड़ियों से अलग अलग हैं या फिर संयुक्त हैं, यानी एक साथ हैं? यही सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए चलते हैं। अगर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वह स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे अथवा अन्न घटाकर पुष्प को, पंखुड़ियों को, लंबाई को काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी पौधे का आंतरिक भाग या पुष्प के आंतरिक भाग को देखना है तो उसको बीच से आपको काटना होगा। काटने के बाद अंदर की जितनी भी संरचना है आपको स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए अंदर के स्पष्ट चीज़ों को देखते हैं। ये देखिए पुष्प है, पुष्प को जो बीच से अगर काटेंगे तो यहाँ पर आपको पुकेंसर मिलेगा। ये जो छोटे छोटे लंबे लंबे जो आपको जो रेशेनुमा दिख रहे हैं, इसे पुकेंसर बोलते हैं। और ये पुकेंसर जहाँ पर जो जुड़े होते हैं, यहाँ पर जो मैं इसको स्त्री कैंसर बोलते हैं, यानी स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्री केसर को पहचानिए। ठीक है, उसे ध्यानपूर्वक देखिए। हमें इनमें विभिन्न प्रकार के पुष्प पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुकेंसर दिखाई देते हैं। क्या आप पुकेंसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? आप पुष्प के पुकेंसर की संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या पुकेंसर का चित्र बनाकर इसे नामांकित कीजिए। देखिए ये इसको जो सबसे पुकेंसर के ऊपर जो भी है, ये जो छोटे छोटे आप जो कलर नुमा देख रहे हैं, इसे परागकोश कहते हैं। इसी में परागकण होते हैं जो कि इसे फर्टिलाइजेशन करने में, ठीक है, हेल्प करती हैं। ये देखिए ये पौधे का स्त्री कैंसर है। ठीक है, स्त्री कैंसर है। ये एक नाली नुमा होता है। ये अंडाशय जो गोल सब जो थोड़ा चौड़ा देख रहे हैं, इसे अंडाशय बोलते हैं। ये होता है जो ऊपर का जो कवर है, यानी कि जो घड़े के ऊपर जो मुंह का जो शेप बना हुआ है, इसे वृत्तिकार कहते हैं। ये जो नालिका होती है जो अंडाशय से जुड़ा होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। यही जब क्या होता है, ये परागकण जब उड़कर या किसी भी थ्रू, या कीटों के थ्रू या हवा के थ्रू या पानी के थ्रू जब इस वृत्तिकार में प्रवेश करते हैं और वर्तिका के थ्रू अंडाशय में जाते हैं, तो यहाँ पर जो फूल के जो अंडे होते हैं, इससे फर्टिलाइज करके फिर फल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे है बीजांड है। देखिए इसके अंडाशय को काटा गया है। यहाँ पर इसी तरह का संरचना, यहाँ अंडे का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्रियाकलाप 11 देखते हैं। आइए हम अंडाशय की संरचना को अध्ययन कीजिए। स्त्री केसर का सबसे निचला भाग जो होता है वह फूला होता है। इसके अतिरिक्त संरचनाओं को अध्ययन करने के लिए इसे काटिए। ठीक है, और इसमें ए और बी करके इसमें देखिए। एक को सीधे काटा गया, एक को बीच से काटा गया है। ठीक है, तो दोनों को अंदर लंबाई में किया गया, एक अनुप्रस्थ में काटा गया। अलग अलग में देखिए, यहाँ पर इस तरह का संरचना आपको बीजांड दिख रहा है। बीजांड को बीच से काटिएगा तो देखिएगा ये अलग अलग ब्रांच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आवर्तक लेंस की सहायता से इसे देखिए। ठीक है, नग्न आंखों से साफ साफ नहीं झलकेगा, इसलिए आवर्तक लेंस का आपको उपयोग करना होगा। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं आपको दिखाई, जिसे बीजांड कहते हैं। अंडाशय में के अतिरिक्त भागों में अपने नोट्स बुक में चित्र लगाइए। ठीक है, चित्र लगाने के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, इसे पार्क के बगीचों में जाइए, अधिकांश पुष्प पौधों के बारे में अध्ययन कीजिए, फिर उसे अपने नोटबुक में लिखिए। क्या सभी फूलों में ब्राह्मदल, पंखुड़ियाँ, केसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प में ऐसी तरह के जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों को विभिन्न भाग नहीं होते हैं या फिर होते हैं? ये सारे चीज़ आपको नोट्स करने होंगे। ठीक है, क्या आपने ऐसे पुष्प को देखे हैं जिनका ब्राह्मदल और पंखुड़ियाँ समान होते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनके ब्राह्मदल की संख्या पंखुड़ियों के संख्या से असमान होते हैं? तो ये सारे चीज़ें आपको करने होंगे। विभिन्न प्रकार के पुष्पों में ब्राह्मदल, पंखुड़ियाँ, कैंसर और स्त्री कैंसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भागों में अनुपस्थिति भी हो सकते हैं।
आपने पत्ती, तना, जड़, लक्षण और कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना के भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। हम फलों के विषय में अगली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सब जो आपको शब्द दिया गया है इनके बारे में आप लिखें, ठीक है। सारांश देखते हैं। समानता पौधे क्या होते हैं? वर्गीकृत की ऊंचाई होते हैं, तने की शाखाएं, आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प एवं फल होते हैं। समानता पत्ती में पर्णवरण, पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्तियों की सिराओं को प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी एवं समानांतर होते हैं। पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प वायु में निष्कासित करती है, ठीक है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में वायु को जल से प्रकाश संश्लेषण की द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल से खनिज पौधों को अवशोषित करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ होती है और रेशेदार जड़ होते हैं। जलका रूपी सिरा विन्यास उपयुक्त पत्तियों के वाले पौधों को जुड़े मूसला जड़ होते हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों में जड़ें रेशेदार होते हैं। तने द्वारा जड़ों को से पत्तियां और जलों द्वारा पत्तियों से भोजन पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। पुष्पों के विभिन्न भाग क्या कौन से होते हैं? ब्राह्मदल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है, पुकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, ठीक। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसका प्रश्न उत्तर को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से लिख कर नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी तरह का आपको प्रश्न है तो इसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर कोई लेक्चर चाहिए तो आप हमें बताएं, हम आपको उस लेक्चर की या उसके बारे में नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।